बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज चलो आजमाते हैं स्टोरी का पार्ट 9 शेयर करूंगी, तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। शुक्र है ये रंग पक्के होने से पहले ही साफ हो गए। मुसीबत जान अजाब में आ गई है। अब्बू को तो इन दोनों की सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, खास तौर पर ये वो बड़ी, वो मकार ड्रामेबाज। शुमाइला की नफरत भरी आवाज़ पे मैं अंदर जाते जाते रुक गई। मुझे यूं ही वहम सा हुआ कि वो मेरे मुतल्लिक कह रही है। मैंने इस वहम को जुटलाने की कोशिश की, मगर ममानी ने मेरी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। माँ पे गई है और तुम्हारे बाप को तो अल्लाह मौका दे। सारी उम्र अपनी बहन की मिसालें दे देकर मेरा नाक में दम किए रखा, अब बेटियों का जीना हराम किया हुआ है। इसी पे बस नहीं, बल्कि अपनी बहन की इस लाडली चिराको मासी फप्पे कुटनी को हमारे सर पे बिठाना चाहते हैं हमेशा के लिए तुम्हारे अब्बू। जरा सोचो क्या हाल होगा हम माँ बेटियों का। अभी तो वो इतनी दूर अलग शहर में बसती है, इसके बावजूद मेरे और तुम्हारे हर काम में कीड़े निकाल कर, इन सुगड़ बीबियों की मिसालें दे देकर हमारा दिल जलाया जाता है। अगर वो बहू बन के आ गई तो अपने मामों के सर पे नाचेगी और हमें नचाएगी अपनी उंगलियों पे। अल्लाह इस घड़ी से बचाए। शुमाइला कानों को हाथ लगा रही थी। मैं तो इन 7-8 दिनों में ही आजिज आ गई हूँ। खींच के भी तो तुम ही लाई हो इसकी फुप्पी के घर से। सिद्रा ने फौरन जताया, वरना अम्मी ने कितना समझाया था कि इसे फूटे मुंह भी यहाँ आने की सुलह नहीं मारनी, और तुम घसीट घसीट कर ला रही थी। वो तो सूरत हाल ही कुछ ऐसी हो गई थी। अम्मी ने ही कहा था कि जब तक वो अपनी फुप्पी के घर टिकी रहें अच्छा है, इसकी बात अब्बू से मत होने देना। इसलिए मैंने हर बार इसका फ़ोन आने पे अब्बू की गैर मौजूदगी का बहाना बनाया और अब्बू से भी छुपाया। मेरा ख्याल था कि वो यही समझते रहेंगे कि वो दोनों अपनी फुप्पो के बड़े से बंगले में खुश हैं और यहाँ आने की ख्वाहिशमंद नहीं। सबके दरमियान भांडा फोड़ने लगी थी वो मासी मुसीबतें। मुझे और कुछ समझ ना आया तो यही बात शुरू कर दी। क्या पता था वो आने को तैयार बैठी होगी। वैसे एक फ़ायदा हुआ है उसके आने का। वो क्या? उनके साथ साथ मैं भी चौकन्नी हुई कि मेरी लाइल्मी में ऐसा कौन सा फ़ायदा उठाया गया है मेरी ज़ात से। शहीर भाई का तो तुम्हें पता है घर में इतना वक्त नहीं गुजारता, मगर फन्ने खान बड़ा बनता है कि जैसे घर का सरबराह वही हो। ये अल्फाज वो अपने बड़े भाई के मुतल्लिक अदा कर रही थी। इसके सामने मैंने हादिया की ज़रा दाल ना गलने दी। वो तो बड़े जतन करती रही, कभी खाने पका पका के, कभी उसके कमरे की सफाइयाँ कर कर, और कभी उसके साथ आइसक्रीम खाने के प्रोग्राम बनाना। मैंने इसका हर बार उल्टा कर दिया। धुले हुए कपड़ों में से एक जीन्स और टी शर्ट निकाल के इनके सामने कह दिया, ये हादिया के कपड़े तो दिया उसे। कभी भोली सी बन के कहा, शहीर भाई हादिया के साथ फिल्म म्यूजिक कंसर्ट में चली जाऊं, वो जिद कर रही है। कभी कुछ तो यही समझता है कि हादिया बीबी एक बड़ी जीन्स शर्ट पहनने वाली, मोबाइल पे लड़कियों से गप्पे लगाने वाली और अकेली सिनेमा जाकर फिल्में देखने वाली लड़की है। इसने कहकहा लगाकर अपने कारनामे की दाद वसूल करना चाहिए और मेरा खून खोल के रह गया। दिल चाहा लपक के अंदर जाऊं और इसका मुंह नोच लूं, मगर तमाशा बनाने से कुछ हासिल ना होता। इस लड़के का कुछ पता नहीं, कभी कभी बिल्कुल बाप की तरह बन जाता है। ममानी इस कारनामे पे ज्यादा मुतमईन नहीं थी। याद नहीं तुम्हारे अब्बू से हादिया का नाम सुनकर कैसे बातें फैल गई थीं। खैर मुझे भी हर चीज का तोड़ करना आता है। ऐसे भाग दिखाऊंगी कि हादिया वादिया सब भूल जाएगा। तुम्हारे अब्बू जवान बेटे पे जोर जबरदस्ती तो कर ना सकेंगे। मेरा दिमाग खराब है जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लूं। इस ननद की लड़की लाकर जो पिछले 25-26 साल से जान का वबाल बनी हुई है। लड़की भी वो जो हू बहू माँ जैसी है। नादिया होती तो बात भी थी। इसके लिए बड़ी जल्दी मचाई इन लोगों ने। तब शहीर पढ़ता था, चलो आजमाते हैं। वरना ऐसी हूरों जैसी सूरत वाली लड़की मुझे ननद के घर से ब्याह कर लाना पड़ती तो कबूल होता। अब भी अगर तुम्हारे अब्बू हादिया की बजाय वदिया का नाम लें तो सोचा जा सकता है। वो अल्लाह मियाँ की गाय, दब्बू सी लड़की, उसे मुट्ठी में करना आसान काम है, मगर ये अथरी घोड़ी, इससे अल्लाह बचाए। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? वदिया और शहीर भाई? सिदरा सदमे से चीख उठी। वो बोंगी ही रह गई है हमारे भाई के लिए, जिसे ना बात करने की तमीज, ना चलने बैठने का सलीका, ना शक्लो सूरत, ना ही कोई और गुण। अजीब एबनॉर्मल सी लगती है वो। नहीं, अब तो बहुत बदली हुई लग रही है। ऐसी हवा लग गई है जल्ली को। शुमाइला ने हंसी उड़ाई। मेरे अंदर एक बार फिर उसे बुरी तरह जदकोब करने की ख्वाहिश मचली। मैंने तो यूं ही एक बात की थी, ना हादिया ना वदिया, तुम्हारी इस मक्कार फुप्पी की तो एक भी लड़की घर में ना घुसने दूंगी। उनको तुम अभी इसी वक्त चलता करो। शहीर को काबू कैसे करना है वो मैं जानती हूँ। वो अपनी बात पर डट गया तो तुम्हारे अब्बू अकेले क्या कर लेंगे। बेड हल्का सा चरचराया, शायद इनमें से कोई उठा था। मैं दबे पांव वापस पलट गई।
असल में तो मैं मामू के पास जा रही थी, इनसे ये कहने कि वो हमें अरसा फुप्पो के यहाँ छोड़ आएं। ये फैसला मैंने अपनी रात भर की कशमकश के बाद किया था। अगरचे तब भी मैं किसी वाज़े नतीजे पर ना पहुंची थी। मेरा दिल खट्टा ज़रूर हो गया था, लेकिन इस हद तक नहीं। जाने का फैसला मैंने वदिया की वजह से किया था। मैंने महसूस किया था कि उसका एहसास कमतरी शुमाइला और सिदरा को सामने पाके फिर से हावी होने लगता था। उसकी जाबेजा तनकीद, तंजिया जुमले और मजाक उड़ाना उसे फिर से पीछे की जानिब धकेल रहे थे। और अब इन सब की बातें अपने कानों से सुन लेने के बाद मैं इस बात की भी रवादार नहीं थी कि यहाँ से जाने के लिए उनमें से किसी की मदद तलब करती। मैं मामू का सामना करने पे भी तैयार ना थी। मेरा दिल इनसे भी शाकी था, क्योंकि बहुत याद करने पे भी मुझे अपनी कोई ऐसी गलती याद नहीं आ रही थी जिसकी वजह से मैं इन लोगों के अताब का निशाना बनती। ये शायद मामू की जानिबदाराना मोहब्बत थी, बीवी की मुखालफत में या इसकी जिद में की जाने वाली। हमारी तारीफों का नतीजा था कि उनके दिलों में हमारे लिए नफरतें ही नफरतें थीं। मैंने अलवीना को फ़ोन किया, इससे ड्राइवर भेजने का कहा था, मगर आधे घंटे के अंदर अंदर वो खुद हमें लेने आ गई। इसके हारन बजाने पे ही मैंने अपने जाने की इतला दी। वो तीनों शायद अब तक हमें भगाने की साजिशों में मसरूफ़ थीं। इस अचानक इतला पर बौखला के रह गईं। इस बौखलाहट में उन्हें हमारे मंजर से गायब होने पे खुश होना तक याद ना रहा। मामू वजह ही पूछते रह गए। मैंने चुप साध रखी। फिर मानी ने शायद मौके से फ़ायदा उठाते हुए इनके कान में उंडेला, बस भी कीजिए, आप हादिया हादिया कर रहे हैं और भांजी साहिबा निकलने के चक्कर में हैं। कभी तो समझ जाया करें। भाई नहीं है दिल बच्ची का अपनी पुप्पो के घर ज्यादा खुश होगी। जाने दें, जाहिर है जो ऐशो आराम वहाँ, वो हमारे गरीब खाने पे कहाँ। अब खाली खुली मोहब्बतों पर अतराने वाले जमाने गए शहीर के अब्बू। मैंने इनकी इन बातों की नफी करना भी जरूरी ना समझा। अलबत्ता इस बात पे मामू का बुझता हुआ चेहरा मुझे दुखी कर गया। इसके बाद उन्होंने ना मुझे रोकने के लिए इसरार किया, ना अचानक जाने की वजह दरियाफ्त की। यानी वो मानी की बात पर यकीन कर बैठे। मैं क्यों सफाई पेश करती, किसके लिए करती और आखिर कब तक करती। अच्छा हुआ हादिया जो तुम यहाँ से निकल आई, और इस खुद फरेबी से भी, वरना बाकी सारी उम्र सफाइयाँ पेश करने में ही गुजर जाती। मैंने अपने इस इकदाम पे खुद को शाबाश दी। ना अलवीना ने मुझसे कोई सवाल किया, ना फुप्पो ने इस अचानक और हंगामी वापसी की वजह दरियाफ्त की। हालांकि मेरी शक्ल पे ज़रूर कुछ ऐसा होगा कि कम अज़ कम अलवीना से तो ज़रूर मुझे किसी तफ्शीश की तवक्को थी, लेकिन वो नॉर्मल अंदाज में वदिया के साथ इधर उधर की बातें करती रही। बाकी के चंद दिन मैंने सुकून से गुजारने की पूरी कोशिश की। ये कोशिश कुछ यूं भी बराबर रही कि मामू के यहाँ से किसी का ना तो फ़ोन आया, ना ही वो खुद आए। मैं वहाँ गुजारे 8-9 दिन, और खुसूसन वापसी के कुछ दिन पहले इनकी जहरीली बातें भुलाने में मसरूफ़ थी। अम्मी अबू खैरियत के साथ वापस लौटे तो घर पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया। कितनी अजीब सी बात है, ये वही घर है जहां मैं कभी कभी सख्त तंग आ जाया करती थी। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, कोई मिलना मिलाना भी नहीं। एक सी रूटीन, वही कॉलेज, वही घर, वही दरो दीवार, वही कमरा और वही इसकी सेटिंग। कितनी उकताहट होती थी कभी कभार, दिल चाहता था कहीं और निकला जाए। और फिर किस्मत से जब ऐसा मौका मिला तो यही घर, यही कमरा और यही इसकी बरसों पुरानी तरतीब और आराइश किस बुरी तरह याद आती रही। आज कितना सुकून मिल रहा है यहाँ, तरस के रह गई थी इस अपनेपन के एहसास के लिए। मैं अपने बिस्तर की चादर पे हाथ फेरते हुए सैराबी महसूस करती रही। दरवाजे पे 8 होने पर मैंने सर उठा के देखा, अम्मी अंदर आ रही थी। मैं संभल के बैठ गई। 2 दिन तक तो मुबारकबाद देने के लिए आने वालों का तांबा बंधा रहा। आज ही मौका मिला था अम्मी को। अब तैयार हो जाओ लंबे चौड़े सवालों के इतने ही लंबे चौड़े जवाब देने के लिए, क्योंकि अम्मी महज हाँ हूँ और टालने वाले जवाब से मुतमईन होने वाली नहीं। कैसा जरा सा मुंह निकल आया है। वो मेरी ठोड़ी हाथ में लेकर तफशीश से कहने लगी, कुछ खाती पीती नहीं रही क्या? ऐसी बात नहीं अम्मी, बस आपको, अब्बू को और अपने घर को बहुत मिस कर रही थी। मैंने उनकी गोद में सर घुसा लिया। ये बताओ मामू के यहाँ से इतनी जल्दी क्यों भाग ली? जिसने आपको ये बताया है, क्या उसने ये नहीं बताया कि मैं वहाँ गई भी वक्त से पहले थी? क्या करूं, कहीं दिल नहीं लग रहा था, ना पुप्पो के यहाँ ना ही मामू की तरफ। मामू की तरफ क्यों नहीं? कब से जिद लगा रखी थी कि अब के गई तो ज्यादा दिन रहने जाऊंगी। बचपन में तो हफ्तों रहने के बाद भी वापस आने में मुश्किल से तैयार होती थी तुम। अब मैं इन्हें क्या बताती कि बचपन की बात और थी। तब बहलने के लिए बहुत सी बातें होती थी, दिल लगाने के 100 बहाने मिल जाते थे। मामू का लाड प्यार खुश कर देता था कि इस पर मानी के चेहरे के बिगड़े जाविये और शुमाइला और सिद्रा की खफकी की जानिब ध्यान ही नहीं जाता था। हाँ दिल तो करता था, मगर आपके बगैर नहीं। मैंने बहाना बनाकर इन्हें मुतमईन करना चाहा। शायद वो हो ही गई, मगर अगले ही रोज मामू और मानी की आमद इनका सारा इत्मीनान गारत कर गई। क्या कह रहे हैं आप शहाब भाईजान? अम्मी की गैर मामूली आवाज पे डाइनिंग टेबल पर बर्तन सेट करते हुए मेरे हाथ रुक गए। मुझे अम्मी की आवाज से झलकती बेएतबारी और दुख से किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। अभी कुछ देर कबल तक तो वो कितनी खुश थीं।
बार बार किचन में आती नई हिदायतों के इजाफे के साथ आलू गोश्त का शोरबा अच्छा सा बनाना। शहाब भाई जान चावलों के साथ शोरबे वाला सालन खाना पसंद करते हैं। देखना पुलाव में साबुत गरम मसाला ना रह जाए। यखनी में पोटली बनाकर डालना। भाईजान को पसंद नहीं कि चावलों में लौंग दालचीनी वगैरह नजर आए। कस्टर्ड के ऊपर जेली बनाना, क्या पता शहीद भी साथ हो, ये उसका पसंदीदा फ्लेवर है। कभी वो आते जाते अब्बू को सुनाने लगती, देखा मेरे भाईजान को, हालांकि एयरपोर्ट पे भी लेने आए थे मगर अब तीसरे ही दिन घर आ रहे हैं। हाँ भाई, रस्म और रिवाज भी कोई चीज़ है, बाज लोग तो सब कुछ भुलाई बैठे हैं पैसे के खुमार में। ये चोट फुफ्फो पे की जाती। ऐसा पहली बार नहीं था, हर बार मामू की आमद पे वो ऐसे ही पुरजोश होती। अमूमन वो ईद शब बरात पे तहाइफ देने आते, हम में से किसी के पास होने की मुबारकबाद देने या किसी इयादत करने, तो कभी खाली हाथ ना आते और अम्मी जान तहाइफ को इतरा इतरा कर दिखाया करती। ना जाने इस बार उनके पास क्या है अम्मी के लिए जो इनको खुश और मगरूर करने के बजाय इनके पैरों तले की ज़मीन खींच रहा है।